हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम वर्ड पार्क का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करना शुरू किया था, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब A to Z की सीरीज में, जिसमें अब तक हमने जो H और I से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस थे वहां तक कवर किया था। आज के इस सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 7 है। अब तक हमने पार्ट नंबर 7 तक किया था। की टू वर्ड पार इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 7। ओके, तो चलिए आइए डालते हैं एक नजर कि देखेंगे कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या कुछ लर्न करने वाले हैं। तो इन दिस सेशन वी विल लर्न, अब क्या क्या लर्न करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ ऐसे इडियम्स, ऐसे मुहावरे पढ़े थे जो कि आई से स्टार्ट होते हैं, तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू भी करेंगे। मतलब उनके आगे के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ आगे के मुहावरे हम समझेंगे जो कि आई से स्टार्ट होते हैं या लेटर आई से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा हम जे से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे, के से शुरुआत होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे और एल से शुरुआत होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी पढ़ेंगे। तो बिसाइड्स लेटर आई विल रीड द इडियम्स एंड फ्रेजेस और विल लर्न द इडियम्स एंड फ्रेजेस बिगिनिंग विद लेटर जे, लेटर के एंड लेटर एल। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब मुहावरे, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, इनको पढ़ना है और अपने वाक्यों में इनका प्रयोग भी करना है, अपनी वार्तालाप में, ताकि ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको लर्न हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इडियम स्टार्टिंग विद आई, तो इसका इडियम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है इन एन इंस्टेंट। ओके, तो इससे पहले हमने कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा था जो कि आई से बिगिन होते हैं। यहाँ पर एक और इडियम आ जाता है, मतलब एक और मुहावरा आ जाता है जो कि है इन एन इंस्टेंट। इनके मीनिंग्स को भी हम समझेंगे और साथ साथ इन फ्रेजेस को, इन इडियम्स को या इन मुहावरों को हम कैसे अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो इन एन इंस्टेंट का मीनिंग होता है एक ही क्षण में। अब देखिए, इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम, है ना। तो इन एन इंस्टेंट मतलब एक ही क्षण में या एक ही पल में। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इन एन इंस्टेंट द पैंथर लेफ्ट ऑन टू इट्स प्रे। तो लेफ्ट मतलब छलांग लगा दी, किस पे? अपने शिकारी पे, सॉरी अपने शिकार पे। प्रे का मतलब होता है अपना शिकार, है ना। तो जो पैंथर है ना, उसने छलांग लगा दी किस पे? अपने शिकार पे। तो इन एन इंस्टेंट मतलब एक ही क्षण में। जैसे हम कुछ कहते हैं ना कि इन एक ही क्षण में सब कुछ बदल गया, एक ही पल में सब कुछ राख में तब्दील हो गया। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग फ्रेज यूज कर सकते हैं एक ही क्षण में, मतलब इन एन इंस्टेंट। जैसे ऑल गेट डिस्ट्रॉयड इन एन इंस्टेंट। ओके, मतलब एक ही क्षण में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हम इस तरह से अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। मतलब जहां कहीं भी इन एन इंस्टेंट या एक ही क्षण की या एक ही पल की रिक्वायरमेंट पड़े, आप इस फ्रेज को, इस इडियम को, दैट इज इन एन इंस्टेंट, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे इडियम की ओर। ये 301 मतलब 301 इडियम है। इसके बाद अब आ जाते हैं 302 मतलब 302 की बारी आती है। इडियम क्या है? इन ऑल। इन ऑल का मीनिंग क्या होता है? सब मिलकर। तो ऑल का मतलब क्या है? सब। तो इन ऑल मतलब सब मिलकर। तो हम सेंटेंस लिख सकते हैं, इन ऑल देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम कहते हैं ना, सब मिलाकर क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे। ये सब मिलाकर पार्टी में लगभग 500 लोग रहे होंगे। तो इस तरह से इन मिलाकर, ये सब मिलाकर, है ना, मतलब इन ऑल, तो टोटली। तो हम लोग उसमें इन ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है इन अ बैड टेस्ट। तो बैड मतलब बुरे की बात हो रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा अप्रिय होना। तो अब देखिए, बैड लिखा हुआ है मतलब कुछ तो नेगेटिव मीनिंग है। तो इन अ बैड टेस्ट मतलब अप्रिय होना, जो कि हमको अच्छा ना लगे, जो प्रिय ना हो। तो हम बोल सकते हैं, यू शुड नॉट हैव क्रिटिसाइज्ड हिम सो विशियसली, इट वॉज इन अ बैड टेस्ट। मतलब ये बहुत अप्रिय घटना हुई, है ना। आपको उनको इतना बुरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, इतनी बुरी तरह से उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत बुरा हुआ, ये एक अप्रिय घटना हुई। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है इन कोर्स ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है समय बीतने पर। तो इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब जैसे ही समय बीत जाए, समय बीतने पर। ओके, तो इसको हम इन कोर्स ऑफ टाइम बोलते हैं।
तो इन कोर्स ऑफ टाइम द लिटिल बॉय ग्रू इनटू अ फाइन यंग मैन। तो ये पूरे समय के बाद, मतलब समय बीतने के बाद, जो वो बच्चा है वो बड़े जवान लड़के में तब्दील हो गया। ओके, नाउ इन कीपिंग विद, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है अनुकूल, है ना। इन कीपिंग विद मतलब किसी चीज को कंपैटिबल करते हुए, किसी चीज के अनुकूल मतलब किसी चीज के अनुसार, किसी चीज के अकॉर्डिंग। तो आई न्यू ही वुड हेल्प यू, दिस इज इन कीपिंग विद हिज कैरेक्टर, क्योंकि वो उसकी फितरत या उसके कैरेक्टर के अनुसार हुआ है, या उसके कैरेक्टर के अनुकूल है। ओके, नेक्स्ट ही सॉरी इन वंस एलिमेंट, तो इसका मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति में होना। Everyone at the party loved at his jokes and I could see that he was in his element, मतलब वो अनुकूल परिस्थिति में था, मतलब वो पॉजिटिव था कि हाँ सब कुछ उसके जैसा वो चाहता है वैसा ही हो रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इन वंस लाइन, इसका मतलब होता है पेश के अनुकूल होना, मतलब पेशे के अनुकूल होना। मतलब जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई तुम तो इसी ये कह सकते हैं कि आप तो इसी पेशे के लिए बने हो, जैसे आप तो टीचर के लिए ही बने हो, आप तो इसी प्रोफेशन के लिए बने हो, ये ड्रेस तो आपके लिए ही बनी है। तो जब कोई किसी पेशे के अनुकूल होता है ना, जैसे कोई किसी प्रोफेशन के, जैसे मैंने कहा आप तो बने ही डॉक्टर, आप तो बने ही डॉक्टर बनने के लिए हो, या आप तो बने ही टीचर बनने के लिए हो, मतलब आपकी क्वालिटीज ही ऐसी हैं जैसे टीचर की होती हैं, तो आप उस पेशे के लिए बिल्कुल अनुकूल है, या आप कह सकते हैं कि उस प्रोफेशन के लिए, उस करियर के लिए बिल्कुल सूटेबल पर्सन है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इन वंस लाइन, कि ये आपकी ही लाइन है। ओके, तो इसका सेंटेंस लिख सकते हैं, ही राइट्स क्वाइट वेल, आफ्टर ऑल दिस इज इन हिज लाइन, क्योंकि ये उसका वो उस पेशे के लिए अनुकूल है, तो वो बहुत अच्छा लिखती है, वो बहुत अच्छा लिखता है। यहाँ पर ही की बात हो रही है, तो ही राइट्स क्वाइट वेल मतलब वो बहुत अच्छा लिखता है। आफ्टर ऑल ही इज इन हिज लाइन, मतलब वो उसी लाइन में है जिसमें वो होना चाहिए। इन वंस टीन्स, अब देखिए टीन्स आप जानते हैं, जब हम एक एज में होते हैं जो हमारी अडोलेसेंस होती है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब आप एक ऐसी अवस्था में हैं व्हेन आपकी एज में टीन लगता है, टीन इन द सेंस जैसे 13, ओके, व्हेन यू आर 13 अप टू 19, ओके, अप टू 19, तो इन सारे वर्ड्स में हम लोग टीन देख पाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टीनेज, ओके, या फिर टीनेजर्स। तो इन वंस टीन्स मतलब उस टीनेजर में, ओके, व्हेन यू आर अ टीनेजर, तो किशोर अवस्था में। तो सम गर्ल्स गेट मैरिड व्हाइल स्टिल इन देयर टीन्स, मतलब जब वो किशोर अवस्था में ही होती हैं तभी उनकी शादी हो जाती है, मतलब अप टू 19 ईयर्स में ही। जैसे अगर आप देखते हैं कि जो लड़कियों की एज है शादी होने की, बेसिकली अब तो शायद अब तो खैर वो चेंज है, बट 18 ईयर्स मानी जाती है कि एज होती है, तो यहाँ पर उसके बाद शादी कर दी जाती है। तो 18 एंड 19, तो जब कुछ लड़कियों की शादी जब भी कर दी जाती है जब वो अपने टीन्स में होती हैं, है ना, तो किशोर अवस्था में, मतलब कम एज में ही, तो उसमें टीन्स में मतलब 18 या 19 में। ओके, तो टीन्स की बात वहां पर आती है। अब आ जाते हैं इन द एयर। इन द एयर का मतलब होता है किसी खबर की अफवाह उड़ाना, मतलब जब कोई खबर है, कोई न्यूज आई लेकिन उसकी एक अफवाह बना दी, मतलब एक रूमर बना दिया, तो वो है नहीं एक्चुअली, बट दैट इज अ काइंड ऑफ रूमर। ओके, तो इट इज इन द एयर दैट ही इज गोइंग टू बिकम अ मिनिस्टर, ये सिर्फ और सिर्फ हवा में है। कहते हैं ना हम लोग हवा में है कि कहीं से उड़ता उड़ता सुनाई दिया है कि वो मिनिस्टर बनने वाला है। अब ये नहीं पता ये सब खबर पक्की है या सही है, बट इट इज जस्ट अ रूमर। ओके, बट ये एयर में है, मतलब हवाओं में खबर है। इन द चेयर, इसका मीनिंग है सभापति के स्थान पर, तो इन द चेयर मतलब जहां पर सभापति होने चाहिए उनके स्थान पर, मतलब इन ऑन दैट पोजीशन। तो इसका हम सेंटेंस लिख सकते हैं, who was in the chair at the meeting। ओके, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट इडियम इन द डोलड्रम्स, इसका मतलब होता है प्रगति रुक जाना, जब किसी की सक्सेस रुक जाए तो उसको हम बोलते हैं इन द डोलड्रम्स, कि मतलब अब वो सक्सेस नहीं है, या फिर वो सक्सेसफुल नहीं है, या वो शायद उसको अब अच्छी परिस्थिति उसके साथ नहीं है, तो हम लोग सकते हैं इन द डोलड्रम्स। ठीक है, जैसे कहते हैं डाबाडोल है, उनकी स्थिति बड़ी डाबाडोल है। ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसेशन हिज बिजनेस इज इन द डोलड्रम्स फॉर मोर देन अ ईयर, कि एक साल से वो डाबाडोल है, मतलब डोलड्रम्स में, मतलब परेशानी में, प्रगति रुक गई है, प्रोग्रेस रुक गई है, आप ऐसे कह सकते हैं। इन द सेम बोट
इसका मतलब होता है समान परिस्थिति में होना। समान मतलब इक्वल, जो उनका जो उनके साथ इन्वायरमेंट है, जो उनके साथ एटमॉस्फेयर है या जो सिचुएशन है वो इक्वल है ना। तो सेंटेंस लिख सकते हैं, डोंट गेट वर्कड अप अबाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वी आर इन द सेम बोट। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा अपसेट मत हो जाओ अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी मत हो जाओ, क्योंकि हम लोग सेम बोट में हैं, मतलब एक ही नाव में सवार हैं। कहते हैं ना, हम एक ही नाव में सवार हैं। ये आपने सुना होगा कई बार ये मुहावरा कि हम एक ही नाव में सवार हैं, मतलब हम दोनों की प्रॉब्लम एक जैसी हैं। ठीक है, तो वी हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स। जब हमारी प्रॉब्लम्स सिमिलर हो, सिमिलर प्रॉब्लम्स कि दोनों की परेशानी एक जैसी है। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इडियम है इन टाइम, तो हम कह सकते हैं समय पर। इन टाइम मतलब समय पर, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। डिड यू रीच ऑफिस इन टाइम। नेक्स्ट इडियम है इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब लंबे समय तक, तो अंत में। ओके, यू विल फाइंड दैट ही प्रूव्स टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, इन द वैन, इसका मतलब होता है सबसे आगे। कालिदास विल ऑलवेज बी इन द वैन ऑफ संस्कृत पोइट्स, मतलब संस्कृत पोइट्स में अगर नाम लिया जाएगा सबसे पहले तो कालिदास का। ओके, इन वेन, वेन कहते हैं जो खाली हो, तो इन वेन मतलब व्यर्थ में, है ना, फालतू में। सेंटेंस, द डॉक्टर्स ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन एंड द पेशेंट कुड नॉट बी सेव्ड। जो डॉक्टर के जितने भी एफर्ट्स थे, जितने भी प्रयास थे, वो सब व्यर्थ गए, क्योंकि पेशेंट को बचाया नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट इडियम है इन्स एंड आउट्स, इसका मीनिंग होता है पूरा विवरण। ओनली प्रकाश नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस अफेयर, मतलब इसके बारे में जो पूरी जानकारी थी, पूर्ण विवरण जिसने किया, पूर्ण एनालिसिस जिसने किया, वो कौन है, प्रकाश है सर। आयरन हैंड, इसका मतलब होता है कठोरता, है ना, जैसे हम कहते हैं ना लोहे का हाथ है, मतलब बहुत कठोर है। तो his despots, sorry, the despots usually rule their kingdom with an iron hand. Despots दोस्तों वो शासक होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब कठोर शासक होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट वाले शासक होते हैं, है ना। तो उनको हम लोग डिस्पॉट्स बोलते हैं। मतलब इस तरह के जो इस तरह के शासक हों जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं, है ना, आप कह सकते हैं क्रूअल, क्रूअल रूलर्स, है ना, क्रूअल रूलर्स, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिस्पॉट्स। ठीक है, तो जो क्रूअल रूलर्स होते हैं यूजुअली रूल देयर किंगडम विद एन आयरन हैंड। तो अब आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं, दैट इज डिस्पॉट्स। और डिस्पॉट्स का मीनिंग क्या होता है, क्रूअल रूलर्स। ओके, जो बड़ा क्रूर शासक होते हैं, क्रूर शासक होते हैं। फिर आयरन विल, इसका मतलब होता है बलवती इच्छा, मतलब अपनी एक ऐसी इच्छा जिस पे वो हिले ना, मतलब वो उनकी बिल्कुल एक ऐसी इच्छा है जो उन्हें पूरी करनी है, दृढ़ दृढ़ निश्चय वाले। सरदार पटेल इज नोन एज अ मैन ऑफ एन आयरन विल। ओके, जिनकी ऐसी इच्छा थी, बलवती थी, तभी उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। वेयर नेक्स्ट इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब काम कर सकने वाला व्यक्ति, मतलब ऑलराउंडर। ओके, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब ऑलराउंडर। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर जी को कहते हैं कि ही इज एन ऑलराउंडर, मतलब वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। ठीक है, ऑलराउंडर मतलब जो हर सब सारी चीजें कर सकता है। आनंद इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, वो कर तो सब सकते हैं लेकिन मास्टर वो किसी चीज के नहीं है, मतलब मास्टरी उन्होंने किसी चीज में नहीं हासिल की है, हालांकि कर वो सब कुछ सकते हैं। ठीक है, अब जेल बर्ड, इसका मीनिंग होता है बार बार जेल जाने वाला अपराधी। तो जेल बर्ड मतलब एक ऐसा अपराधी जो बार बार जेल जाता हो। ठीक है, आता जाता रहता हूँ, उसे घर समझ लिया आपने। He being a notorious jailbird, the judge did not show any mercy to him. क्योंकि वो एक notorious jailbird है, मतलब बार बार जाता है, बहुत ज्यादा शैतान भी है और वो बार बार जेल जाता आता रहता है, तो जज ने इस बार कोई मर्सी उस पर नहीं शो की। ओके, नेक्स्ट है ज्वाइन इन विद, इसका मीनिंग होता है हिस्सा लेना। We requested him to join in with us, but he preferred to act independently. Next idiom, it is jaundiced eye. Okay, अब jaundiced eye क्या होता है, देखिए jaundice हम लोग पीलिए के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होता है पूर्वाग्रह ग्रसित दृष्टि। इसका मतलब ये होता है कि जिसको, मतलब जैसे एक होता है ना कि एक इंसान पहले से ही उसके मन में है कि ये जो इंसान है वो बेकार है,
तो वो हमेशा उसके लिए अपने अंदर एक ऐसी दृष्टि रखेगा कि मतलब ये बेकार ही है। जैसे आपने ऐसा देखा होगा, सपोज हमने किसी व्यक्ति के बारे में अभी तक उसको देखा नहीं है, ना हम उससे मिले हैं, बट उसके बारे में सब बुरा बुरा ही सुना है। और जब हम उसको फर्स्ट टाइम देखेंगे, शायद उससे मिलेंगे, तो हमारे मन में वही बात होगी कि ये बेकार इंसान है, या ये जो भी कहेगा वो गलत होगा। तो हमारी जो आय है वो उस वक्त कैसी ज्वाइंटेस्ट है, मतलब हम वही जो हमारे मन में या जो पहले हो चुकी है हमारे साथ घटना, शायद हम उसी को लेकर अपनी जो दृष्टि है वो उस पर्सन के लिए रखते हैं। दैट इज कॉल्ड जॉइंटेस्ट आई। इसका सेंटेंस लिख सकते हैं, डोंट लुक एट द प्रपोजल विद द जॉइंटेस्ट आई। ओके, मतलब पहले से ये मत सोचो कि सब गड़बड़ ही होगा। ओके, नेक्स्ट, जंप टू अ कंक्लूजन। इसका मतलब होता है पूरा विचार ना करते हुए ना। तो जंप टू अ कंक्लूजन की मतलब एकदम किसी कंक्लूजन पर मत आ जाओ या फैसले पर मत आ जाओ पूरा विचार ना करते हुए। और डोंट जंप टू द कंक्लूजन दैट रवि डज नॉट केयर फॉर यू ओनली बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प यू इन दिस टाइम। अगर वो आपकी इस वक्त मदद नहीं कर पा रहा है तो ये मत सोचो, ये पूरा विचार ये मत कर लो कि रवि आपकी केयर नहीं करता है ना। पहले पूरी जानकारी होनी जरूरी है। इडियम, जस्ट द थिंग, इसका मतलब तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो यू आर बीइंग क्रिटिकल बट इन माय ओपिनियन अरुण's अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट इज जस्ट द थिंग। कि जो अरुण की अपॉइंटमेंट है इस पोस्ट को लेकर वो सिर्फ एक वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट इडियम है कीप अ थिंग टू वन सेल्फ। तो इसका मीनिंग होता है राज ना खोलना। आई न्यू ही डिड नॉट मीन व्हाट ही वाज सेइंग सो आई केप्ट होल थिंग टू माई सेल्फ। ओके, तो हर चीज को मैंने अपने तक ही रखा। नेक्स्ट इडियम है कीप एन आई ऑन। इसका मीनिंग हो जाता है निगरानी रखना। तो प्लीज कीप एन आई ऑन माई सूटकेस व्हाइल आई बाय माई टिकट। नेक्स्ट इडियम है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मीनिंग हो जाएगा जीवित रहना, है ना भाई। जब बॉडी और सोल मतलब आत्मा और शरीर दोनों साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली इंसान जिंदा है। हिज इनकम इज जस्ट इनफ टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। उसकी इनकम ही काफी है उसको और उसकी शरीर को साथ रखने के लिए, मतलब उसको जिंदा रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट इडियम है कीप कंपनी विद। इसका मतलब होता है संगत रखना। ठीक है, तो कीप संगत मतलब संगत करना, या फिर कंपनी विद, कंपनी मतलब साथ में रहना। ओके, तो इफ यू कीप कंपनी विद बैड पीपल यू वुड ऑटोमेटिकली एक्वायर बैड हैबिट्स। नेक्स्ट इडियम है कीप गुड टाइम। इसका मतलब है ठीक समय बताना। तो माई वॉच ऑलवेज कीप्स गुड टाइम, मतलब वो हमेशा सही समय बताती है। फिर आ जाता है कीप इन माइंड। तो ना भूलना, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड दैट यू प्रॉमिस्ड टू फोन हर दिस इवनिंग। नेक्स्ट इडियम है कीप इन द डार्क। इसका मीनिंग होता है जानकारी ना देना। तो कीप इन द डार्क मतलब कहते हैं ना कि तुमने हमें अंधेरे में रखा, है ना। जैसे हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो हम बोलते हैं भाई हमें अंधेरे में मत रखना, जो बात हो साफ बता देना, या तुमने हमें अंधेरे में क्यों रखा, इस तरह से बोलते हैं ना। तो उसका मतलब होता है कि जानकारी नहीं देना, है ना। अगर आप किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करोगे मतलब आप उनको अंधेरे में रख रहे हो। ठीक है, तो इसी इडियम को हम, इसी मुहावरे को हम हिंदी में भी लिखते हैं कि अंधेरे में रखना। ओके, तो सेंटेंस, वाई डिड यू कीप मी इन डार्क अबाउट योर इलनेस। कि तुमने अपनी बीमारी के बारे में मुझको बताया क्यों नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा। ओके, नाउ नेक्स्ट इडियम है कीप इन टच विद। इसका मीनिंग होता है संपर्क बनाए रखना। He promised to keep in touch with us while he was abroad. Keep in touch मतलब एक संपर्क बनाए रखना, कांटेक्ट में रखना। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसने हमसे प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो हमसे कांटेक्ट बनाकर रखेगा जब वो अब्रॉड में होगा, मतलब वो विदेश में होगा, है ना, इंडिया के बाहर होगा। अब्रॉड में तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपने फ्रेंड से, भाई जब स्कूल से डिपार्ट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कीप इन टच, मतलब टच में रहना या फिर कांटेक्ट में रहना। तो इस तरह से हम लोग बोला करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है कीप लेट आवर्स। इसका मीनिंग होता है देर तक जगे रहना। तो इफ यू कीप लेट आवर्स यू विल रूइन योर हेल्थ। तो कीप लेट आवर्स मतलब अगर तुम देर तक जगे रहोगे तो तुम अपनी हेल्थ को बर्बाद कर लोगे, रूइन कर लोगे। रूइन मतलब बर्बाद कर लोगे। तो हेल्थ की बात हो रही है, सेहत की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट इडियम है कीप ऑन विद। इसका मीनिंग हो जाता है एक ही काम करते रहना। तो इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं, आई आस्क्ड हिम टू चेक दीज प्रूफ्स एंड ही आस्क्स and he has kept on with it for the last 4 hours. Okay, so I asked him to check these proofs. Okay, मैंने उसको कहा कि तुम इस प्रूफ्स को चेक करो
एंड ही हैज केप्ट ऑन विद इट, और वो उसी काम में लगा रहा फॉर द लास्ट 4 आवर्स, और वो 4 घंटे तक उसी एक ही काम में लगा रहा। ठीक है, तो कीप ऑन विद मतलब एक ही काम में लगे रहना। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक ही काम को अगर बहुत देर तक करते रहते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि कई बार उस काम को करने के लिए इतने टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं लगती जितना कि हम उसमें दे देते हैं। और कभी कभी वो ही करना, एक ही काम में लगातार लगे रहना, वो भी सही भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइडिया में कीप वंस हेड, इसका मतलब होता है गाढ़े समय में धैर्य रखना। मतलब गाढ़े इन द सेंस कि जब बेड टाइम हो या कुछ ऐसा टाइम हो जब आपको कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिस वक्त आपको पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसमें अगर आपने धैर्य रखा तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बोल सकते हैं, व्हेन आई सॉ अ थीफ एंटर द रूम आई केप्ट माय हेड एंड बोल्टेड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। मैंने धैर्य रखा, बिल्कुल नहीं चिल्लाई, और बोल्टेड द डोर फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से कुंडी लगा दी, है ना। कि जब मैंने देखा एक थीफ एंटर हो रहा है, तो जैसे एक होता है ना भाई, थीफ जब एंटर हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, एकदम सकपका जाएगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसने धैर्य रखा। एक ऐसी स्थिति में जो बड़ी नाजुक सिचुएशन थी, जब कोई भी एकदम ऐसे कहते हैं ना जोश में होश खो बैठता है, उस वक्त उसने धैर्य रखा और थोड़ा सा उसने समझदारी से काम लिया, और उसने क्या करा, बाहर से जो रूम है उसकी कुंडी लगा दी, सो दैट वो उसको पकड़वा सके इजीली। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो अचानक से किसी ऐसे इंसान को देखेगा, थीफ को देखेगा, तो वो उस पर बहुत जोर से चिल्लाएगा, लेकिन उसने वहां पर समझदारी दिखाई। ओके, नेक्स्ट, कीप आउट ऑफ द वे, इसका मीनिंग होता है दूर रखना। सेंटेंस, कीप सेल्फिश पीपल लाइक गोविंद आउट ऑफ द वे। तो गोविंद जैसे सेल्फिश पीपल को अपने से दूर रखें। अब गोविंद नाम के लोग ये ना सोचे कि आप सेल्फिश हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा, हो सकता है कि उसने सेंटेंस इस तरह से बनाया, अब यहाँ पर आपके नजर में जो सेल्फिश हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी ऐसी चीज को देखकर जो कुछ अप्रिय है या कुछ अजीब है, उसे देखकर हम चिल्ला देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, हमको धैर्य रखना है। तो याद रखिएगा कि इससे आपको एक सीख भी मिलती है ना। नेक्स्ट इडियम है कीप पेस विद, इसका मीनिंग होता है उसी गति से। ठीक है, सेंटेंस, जीवन इज रियली फास्ट इन मैथमेटिक्स, आई कैन नॉट कीप पेस विद हिम, और मैं उसके साथ पेस नहीं रख सकता, मतलब मैं उसके जैसी गति से काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इडियम है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब प्रेयर करते थे, असेंबली में होते थे, तो हमसे कहा जाता था स्टैंड एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब एक इस तरह से, जैसे आपने आर्म करा तो आपका जो डिस्टेंस है उससे एक हाथ के बराबर वो होना चाहिए। तो मीनिंग, पास फटकने ना देना, अपने पास ना आने देना, दूरी रखना, कुछ पर्टिकुलर दूरी बनाए रखना। तो ही इज अ चीट, सो आई टेक केयर टू कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट इडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग होता है दरिद्रता से संघर्ष करना। दरिद्रता मतलब गरीबी से, है ना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो वुल्फ वैसे तो भेड़िए को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, दरिद्रता से संघर्ष करना, मतलब स्ट्रगल करना, स्ट्रगल इन पॉवर्टी, स्ट्रगल इन पॉवर्टी, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, सेंटेंस, द पुअर मैन फाउंड इट हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ओके, नाउ कीप टू द हाउस, इसका मतलब होता है घर से बाहर ना जाना, मतलब अपने घर में ही रहना और घर से बाहर ना जाना। तो he has not been keeping well of late, so he keeps to the house, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहती है। अब keeps to the house, keep to the room मतलब वहीं पर रहते हैं, उससे आगे वो नहीं जाते। keep track of, इसका मीनिंग होता है नोट करके रखना, किसी चीज को नोट डाउन करके रखना, लिख कर रखना। सेंटेंस, we are going to keep track of all our expenses while we are in the USA, तो we are going to keep track of all our expenses while we are in the USA, है ना। मतलब नोट करके रखना कि हमने एक पूरा ट्रैक बनाकर रखा, सब कुछ लिख कर रखा, अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे जब हम कहाँ पर थे, यूएसए में थे, तो हम हर एक का नोट बनाकर उनको लिख कर रखते थे। जैसे अभी भी हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर के एक्सपेंसेस होते हैं,
जिस सपोज कीजिए आप लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि दूध वाले का बिल और बिजली का बिल, पानी का बिल, ये बहुत सारे बिल आप नोट करके रखते हैं। घरेलू खर्चे जो होते हैं उनको, एक्सपेंसेस को आप नोट करके रखते हैं, मतलब आप उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो कीप ट्रैक ऑफ, ओके, कीप द रिकॉर्ड ऑफ। तो अब से जब भी आप किसी चीज का रिकॉर्ड रखें तो आप कह सकते हैं हर महीने वी हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ, ओके। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है कीप अप विथ। इसका मतलब होता है उसी गति से चलना। राम वॉक्स सो फास्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू कीप अप विद हिम। राम इतनी तेज चलता है कि उसको मतलब उसके साथ चल पाना, उसी गति से चल पाना थोड़ा मुश्किल है। के का हैबिट, इसका मतलब होता है आदत छोड़ देना। He used to be quite a heavy smoker. I wonder how come he has kicked this habit. Okay, how come यहाँ पर C स्मॉल लेटर बने गए, थोड़ा सा टाइपिंग में कभी कभी एरर हो जाते हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिए बिकॉज इट हैपन समटाइम्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग में एरर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, किक समथिंग अराउंड। इसका मीनिंग होता है किसी प्रस्ताव पर विचार करना। They will first kick around with many proposals and then finally settle on one. Okay? इसके बाद नेक्स्ट ईडियम है kill two birds with one stone. इसका मीनिंग होता है एक ही समय में दो काम करना। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा while in New Delhi I'll call on a friend and also do some shopping, thus I'll kill two birds with one stone. मतलब जब मैं न्यू दिल्ली में थी तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और कुछ शॉपिंग भी करी, मतलब हम दोनों शॉपिंग पर चले गए। तो इस तरह से दो काम एक साथ हो गए कि एक तो फ्रेंड से मिलना हो गया, एक मीटिंग हो गई और साथ साथ हमने शॉपिंग भी कर ली। तो जैसे कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, है ना, तो वो भी सेम ऐसे ही होता है कि एक ही स्टोन से दो बर्ड्स को मारना, मतलब एक पंथ दो काज। इसका मतलब एक ही साथ दोनों काम को निपटा लेना। तो अब जैसे फ्रेंड को बुलाना, तो इससे दो काम हो गए, एक तो शॉपिंग भी हो गई, साथ साथ फ्रेंड से मिलना भी हो गया। ओके, नेक्स्ट ईडियम है नॉक ऑफ। इसका मीनिंग होता है कोई काम खत्म करना। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, नाउ नॉक इट ऑफ, और अब इसको बंद कर दो। नॉक, देखिए जब भी ओ डबल एफ ऑफ आता है तो समझ लीजिए कि वो एक नेगेटिव ईडियम है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ या तो बंद करना है या पोस्टपोन करना है या आगे रखना है। तो ओ डबल एफ कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को शो करता है। नेक्स्ट ईडियम है नो बाय साइट। इसका मतलब होता है शक्ल से पहचानना, तो किसी चीज को देखकर पहचानना। नो बाय साइट, जानना, और साइट मतलब देखकर, तो शक्ल से पहचानना। तो हो जाता है although I haven't been introduced to our new neighbor yet I know him by sight। मतलब शायद मैं वैसे तो मैं अपने नेबर को नहीं जानती, है ना, लेकिन मैं उनसे इंट्रोड्यूस नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ मैं उनको, उनके चेहरे से मैं उन्हें पहचान लूंगी। जैसे बहुत बार होता है ना, कहते हैं कि अच्छा आपने अगर उनकी शक्ल देखी तो आप पहचान लोगे, तो हाँ भाई शक्ल से पहचान लेंगे, है ना। तो दैट इज नो बाय साइट। नोइंग लुक, इसका मीनिंग होता है सार गर्भित दृष्टिक्षेप। He gave me a knowing look when I said I was busy in the evening. Okay? नेक्स्ट इडियम है लेड अप विद। अब देखिए, अब जो हमारे इडियम्स है वो किससे बिगिन हो रहे हैं? एल से। मतलब अब हम वो इडियम्स को पढ़ेंगे जिनकी शुरुआत एल से होती है। इससे पहले हमने आई के पढ़े थे, फिर हमने उसके बाद जे के पढ़े थे, और फिर हमने के हमने बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े, जे के हमने थोड़े से ही पढ़े थे, और अब हम वो इडियम्स पढ़ेंगे जो कि एल से बिगिन हो रहे हैं। तो लेड अप विद मतलब बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहना। तो हम कह सकते हैं he was out in the rain yesterday and now he's laid up with cold and fever। लेकिन अब वो बिस्तर पर पड़ गया है बीमार होकर। तो ये सारे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। अब यहाँ पर हमने जो एल से बिगिन होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सिर्फ एक ही पढ़ा है, मतलब रिमेनिंग जितने होंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन में अपने कवर करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने पढ़े हैं, इनके और भी सेंटेंसेस आप अपने आप बनाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप जब भी आप किसी से वार्तालाप करेंगे, आप किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का आप वहां पर यूज करें, वहां पर प्रयोग करें। तो सब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।